नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं सफ़र के दौरान वैसे तो बहुत सतर्कता बरतता हूँ, पर वो कहते हैं ना कि जब इंसान का विनाश होना होता है तब इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। उन दिनों मैं किसी काम के सिलसिले में देहरादून जा रहा था। एक लंबा सफ़र मुझे तय करना था। ट्रेन का सफ़र वैसे तो मुझे बड़ा ही पसंद आता है, खासकर रात के समय। ट्रेन के बाहर के नज़ारे को देखने में एक अलग ही आनंद मिलता है। इसी तरह मेरा पहला दिन और पहली रात ठीक ठाक गुजर गई। दूसरे दिन भी सब कुछ ठीक ठाक ही चला। रात के 8 बजे के करीब जब मेरा खाने का मन हुआ तो पता चला कि मेरा खाना तो सड़ चुका था, जिस कारण मुझे अब किसी दुकान या फिर खरीद कर ही खाना खाना पड़ता। इसी कारण मैंने तय किया कि अगर ट्रेन किसी स्टेशन पर लंबे समय के लिए रुकी तो मैं स्टेशन की किसी दुकान पर चला जाऊंगा। होना भी कुछ ऐसा ही था। करीब 1.5-2 घंटे के बाद ट्रेन सवारी पहुंचने वाली थी, जहां ट्रेन लगभग आधा घंटा रुकेगी। ट्रेन में भी कोई खाना बेचने वाला नज़र नहीं आ रहा था। वैसे भूख मुझे कोई तेज तो नहीं लगी थी, क्योंकि शाम को ही मैंने पुलाव जो खाया था। रात के तकरीबन 10 बजे ट्रेन सवारी जंक्शन पहुंची। वहाँ पर पहुंचते ही मेरे दिल को अब राहत मिली। बॉगी में लगभग शांति ही छाई हुई थी। मैं भी अपनी बॉगी से नीचे स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उतर जाने के बाद मैं इधर उधर टहलने लगा, लेकिन मुझे एक बात से बड़ी हैरानी हुई कि इसे कोई स्टेशन कैसे कह सकता है, क्योंकि आधे दूर तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे जैसे स्टेशन खत्म होता जाता वैसे वैसे स्टेशन खंडर में बदलता जाता। ऊपर से ना तो एक इंसान भी मुझे उस स्टेशन पर मौजूद दिखाई पड़ रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद गांव खैरात है तो कौन इतनी रात को स्टेशन पर टहलता मिलेगा। मैंने पूरे स्टेशन की चक्कर काट लिए, पर मुझे कहीं कोई भी दुकान नहीं दिखी। जब मैं वहाँ से वापस थक हार कर ट्रेन की तरफ लौट रहा था, तब मुझे अचानक से एक छोटा सा ढाबा दिखा, जो कि स्टेशन से थोड़ा हटकर एक बंजर जमीन पर था। वो ढाबा स्टेशन से एकदम ढका हुआ था। अब इस बात से मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं उस ढाबे की ओर चल पड़ा। मैं उसी तरफ गया और फिर ढाबे पर पहुंचा। वहाँ पर 2-3 लोग काम कर रहे थे। तभी काउंटर पर बैठे आदमी ने कहा, अरे बाबू साहेब, क्या चाहिए आपको? उसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी तिलमिलाई हुई थी। मैंने उससे कहा, जो भी है ले आओ। उसने कहा, सिर्फ मांस खाने को मिलेगा यहाँ पर, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं है। वैसे तो मैं मीट इत्यादि का खूब शौकीन था, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई और मैंने भी उससे हाँ कर दिया। उसके बाद मैं उसी ढाबे के सबसे कोने के एक टेबल पर बैठ गया। वह बैठकर मैं फ़ोन चला रहा था कि तभी मुझे तुरंत ऐसा लगा जैसे सामने से उस साफ सफाई करने वालों में से किसी ने एक आदमी को घसीटते हुए एकदम से सामने से ले गए हों। इस हलचल ने मुझे एकदम से डरा दिया था। भला ये कैसा दृश्य था, मैं यही सोच रहा था, लेकिन मैंने इसे महज अपनी आंखों का भ्रम समझकर बढ़ा दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी अपने हाथ में प्लेट लेकर आया। उस आदमी ने काली शेरवानी पहनी थी। ये बात थोड़ी अजीब तो थी, क्योंकि इस तरह ढाबे पर साफ सफाई करने वाला शख्स शेरवानी क्यों पहनेगा, वो भी इतनी रात को। लेकिन जब मेरी नज़र उसके शेरवानी से निकलती लाल कपड़ों पर गई, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी सामने किसी को देखा था, जो किसी लाश को घसीटता हुआ सामने से निकला था। तभी मैं उससे कुछ पूछता कि इससे पहले ही वो वहाँ से निकल गया।
मुझे अब उसी ढाबे के पीछे से बदबू आने लगी थी। वो बदबू बहुत ही गंदी थी। समय के साथ साथ बदबू बढ़ती जा रही थी। इसी कारण मैंने सोचा कि जल्दी से खाना खाकर यहाँ से निकल लिया जाए, क्योंकि मुझे वैसे ही ये जगह बड़ी अजीब सी महसूस हो रही थी। इसके बाद मैंने खाने का एक निवाला अपने मुंह में रखा ही था कि तभी एकदम से मुझे उल्टी हो गई। ये किस तरह का खाना था? चावल एकदम फीके थे और मांस पता नहीं किस चमड़ी का था कि जैसे ही मुंह में रखा कि दांतों में फंसकर रह गया। बड़ी अजीब सी महक थी। अब मेरी हिम्मत नहीं थी मैं कुछ समय भी अब और रुको। तभी मैं भड़कता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ा, पर वहाँ पर अब कोई मौजूद नहीं था। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर मुझे कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, और अब ट्रेन के भी निकलने का समय हो गया था और मैं भी वहाँ से अब आगे बढ़ने लगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बड़े ही गर्म मालूम पड़ रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे भैया, खाने की कीमत तो देते जाओ। मेरे गुस्से की अब कोई सीमा नहीं थी। मैं उस पर चिल्लाने के लिए पीछे पलटा ही था कि तभी मेरी एकदम से चीख निकल गई। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैंने कभी किसी भूतिया फिल्म में भी कभी नहीं देखा था। मैंने देखा कि उसकी दोनों आंखें गायब थे और उसका पूरा चेहरा बिल्कुल किसी कंकाल की तरह था। ये सब वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब था। उसकी आवाज़ भी बहुत ही भारी थी। तभी मैंने मन में सोचा, शायद अगर मैं इसके पैसे दे दूं तो कहीं मुझे जाने देगा। यही सोचकर मैंने उससे पूछा, आपके कितने पैसे हैं भाई साहब? तभी उस कंकाली चेहरे ने एक अजीब सी मुस्कुराहट देते हुए ढाबे के ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबू साहब, शायद ढाबे में आने से पहले आपने ढाबे का नाम नहीं पढ़ा था। ये खूनी ढाबा है। मैंने वॉलेट निकाला ही था, तभी उसने मेरा हाथ एक झटके से पकड़ लिया और कहा, एक ढाबा है जहां ग्राहक पैसे नहीं खून देते हैं। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन पता नहीं उसका हाथ था या लोहे का सिगंजा। मेरा हाथ उससे छूट ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा हाथ उसने छोड़ दिया और भागने का इशारा किया। मैंने भी देर नहीं की और भागने लगा। मैं तेज गति से भागता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी चीज़ से मैं एकदम से टकराया और नीचे गिर पड़ा। मेरे सिर में गहरी चोट लग गई और फिर अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके बाद आगे क्या हुआ ये मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अंधेरे कमरे में बंद पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी बिस्तर पर लेटा हूँ, लेकिन अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी एक आवाज़ मेरे एकदम करीब से गुजरी। वो आवाज़ बड़ा ही भयानक सी थी। वो आवाज़ किसी की धीरे धीरे फुसफुसाने की थी। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पूरे बदन को नोच रहा हूँ। ये पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मुझे अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ये बहुत ही अजीब सा पल था। तभी मैंने सामने एक आदमी को खड़ा दिखा। वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में शायद चाकू था। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने उस चाकू को मेरे हाथ के करीब लगाया और कुतर दिया, लेकिन किस्मत से मेरा हाथ नहीं बल्कि हाथ से बांधा जंजीर कटा हुआ था। इस कारण जब मेरा हाथ आज़ाद हो गया, लेकिन तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया। ये कैसा संकेत था ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। इसी कारण मैं अब बहुत ही ज़्यादा
परेशान हो चुका था। इसी कारण अब मैं धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगा। मैं हल्के कदमों के साथ वहाँ से निकल रहा था। मैं पिछले हिस्से से निकलकर जैसे ही बाहर आया तो मैंने सामने देखा कि मुर्दे को वो ढाबे वाला कुतर रहा था। शायद वो आदमी उसका गोश्त तैयार कर रहा था। अब मुझ में कहाँ हिम्मत थी कि मैं अब थोड़ा भी समय वहाँ पर और बिताऊं। मैं झाड़ियों से छुपता छुपाता वहाँ से निकलने लगा। मैं थोड़ा बाहर निकला ही था कि तभी उसी वक्त वो ढाबे वाला जोर से चिल्लाने लगा। शायद उसे मेरे फरार होने का अब पता चल चुका था। मैं भी कहाँ देर करने वाला था और मैं पूरी रफ्तार से वहाँ से निकला। तभी किस्मत से मुझे सामने से एक टेम्पो आती दिखाई दी। उस टेम्पो के आने के बाद मैं भी टेम्पो के सामने खड़ा होकर उसे रोकने का इशारा किया। वो टेम्पो वाला भी गाड़ी रोककर जल्दी से मुझे बैठने का इशारा करने लगा। मैंने भी देरी किए बिना सीधा टेम्पो के पिछली तरफ जाकर बैठ गया। टेम्पो वाला तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहा था। मैं भी पूरी तरह से अब डर गया था क्योंकि वो ढाबे वाला भी टेम्पो के पीछे चिल्लाते हुए भागे आ रहा था। खैर जैसे तैसे टेम्पो वाला किसी तरह शहर लेकर आया। दोस्तों, इस खौफनाक घटना ने मेरी जिंदगी को कुछ इस कदर हिलाकर रख दिया कि आगे के कुछ महीने तक मैं खुलकर जीने में भी असमर्थ था। ये वाकई बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। अगर उस रात वो टेम्पो वाला उस रास्ते से ना गुजर रहा होता तो ना जाने मेरा क्या हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।